मर्दों की कोठरी का माहौल बड़ा गर्म था। अंगीठी में जलती लकड़ियों की गर्माहट ने कोठरी का दर्जा हरारत बढ़ा दिया था। साथ ही इन बातों से भी कोठरी की फिजा गर्म थी। जमशेद और इसका साथी शकराल एक तरफ पथरीली दीवार से टेक लगाए नीम दराज थे। उन्होंने 2 दफ़ा चाय पी थी। चरवाहा घी लेकर आया। उन्होंने मकई की रोटी के साथ घी खाया। बगोता कबीले के लोगों में सिर्फ दराज का शख्स शीना जानता था। इससे मुख्तसर बातें भी की थी। जमशेद ने अपने बारे में सच झूठ मिलाकर बता दिया था। कतल जून से आए हैं, कोहिस्तान में अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं। हिना को उसने अपनी बीवी जाहिर किया था। बगोता कबीले का वो शख्स जिसका नाम सोमर खान था, वह सरदार का छोटा भाई था। तकाशा इसकी बीवी थी। जमशेद बहुत थकावट महसूस कर रहा था। इससे कुछ देर बातें करके एक तरफ दीवार के साथ टेक लगाकर नीम दराज था। चाय, मकई की रोटी और घी भूखे पेट में उतार के इसका थका हुआ जिस्म अब नींद तलब कर रहा था। लेकिन बगोता कबीले के वो तीनों आदमी इतने जोर शोर से बातें कर रहे थे कि नींद आंखों में उतर कर लौट जाती। पता नहीं क्या मसला था। वो तीनों अपनी ही जुबान में बहुत बुलंद आवाज में बोल रहे थे। हम हालात में तो दोनों नौजवान सोमर खान के एहतराम में सर भी झुका कर रखते थे, लेकिन इस कोठड़ी में वो तीनों ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। जमशेद इनकी गुफ्तगू का मफहूम तो नहीं समझता था, लेकिन इनके चेहरे के तासुरात से अंदाजा कर रहा था कि बगोता कबीले के ये लोग अपने साथ किसी मसले को भी लेकर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर वो ऐसी बहस कर रहे थे। जमशेद को इस बात का भी धड़का लगा हुआ था कि इनका पीछा करते हुए नंबरदार अनायत और फॉरेस्ट ऑफिसर इधर न पहुंचे। इस खौफ से वो बार बार कोठरी से बाहर जाकर आसपास का जायजा लेकर आता था। इसने शकराल को भी कई बार बाहर भेजा। बहुत देर बाद किसी ने कोठरी का दरवाजा बजाया। फिर एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। जवाब में सोमर खान ने अंदर से कुछ कहा। इसके बाद उठकर कोठरी से बाहर निकला। जमशेद हिना के हवाले से बहुत फिक्रमंद था। इसे ये इत्मीनान तो था कि ऐसे वीराने में इतनी रात गए वो कहीं भाग तो नहीं सकती, लेकिन एक तरफ उनका ताकुब करने वालों का खौफ था, दूसरी तरफ एक अनजाना सा खौफ और तफक्कुर बगोता कबीले वालों की तरफ से था। ये लोग इसे बहुत पुरस्कार लग रहे थे। इनकी बातें भी, इनके चेहरों के तासुरात और आंखों के तेवर भी किसी बेनाम अंदेशे की कसक जगा रहे थे। इसकी छठी हिस्स इनकी तरफ से खबरदार कर रही थी। सोमर खान को बाहर गए हुए ज़्यादा वक्त गुजरा तो इसे शदीद बेचैनी महसूस हुई। वो उठा, हाजित का बहाना बनाकर कोठरी से बाहर आया। बाहर गहरा अंधेरा था। बारिश के बाद सख्त सर्दी बदन में उतर रही थी। इसने टार्च रोशन की, फिर इस कोठरी की तरफ देखा जिसमें हिना और कबीले की औरतें ठहरी थी। इस कोठरी के पास इसे 2 साए नजर आए। जमशेद टार्च बुझाकर खुली फिजा में एक तरफ नीचे बैठ गया। इसकी नज़रें कोठरी के पास खड़े इन सायों पर जमी हुई थी। इनकी आवाज़ें भी और हाथों के इशारे भी वो महसूस कर सकता था। जमशेद अपने लिबास संभाल के खड़ा हुआ। वो साया भी करीब से होकर कोठरी में दाखिल हुआ। जमशेद इसके पीछे अंदर चला गया। सोमर खान इसे अंदर आता देखकर चौंक सा गया। लालटेन की धीमी धीमी रोशनी ने इसके चेहरे पर कुछ रंग लहराए थे, जिनका अक्स जमशेद को बहुत वाज़ेह महसूस हुआ था। इसके पास से एक आदमी उठकर बाहर चला गया। जमशेद वापस अपनी जगह पर बैठ गया। शकराल नींद के गलबे की वजह से ऊँघ रहा था। बाहर खुली फिजा में कुछ देर बैठने के बाद इसकी नींद उड़ गई। बगोता कबीले के वो लोग जब तक जाग रहे थे वो भी सोना नहीं चाहता था। ज़रा देर बाहर गया हुआ आदमी अंदर आ गया। इसके हाथों में चाय की भाप उड़ती प्यालियाँ थी। सोमर खान अपनी टूटी फूटी शीना में बोला, जमशेद ये चाय हमारी औरतों की तरफ से आई है। अभी रात बहुत लंबी है। गर्म चाय के साथ इसे आसानी से गुजार लेंगे। तुम अपनी औरत की फिक्र मत करो, वो बहुत आराम से है। इसके जी में आया कि चाय पीने से इनकार कर दे। इसे चाय से ज़्यादातर नींद की हो रही थी, मगर कबीले वालों के वो अफराद सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जमशेद और शकराल ने बादिल नहास्ता एक प्याली उठाकर पीना शुरू कर दी। चाय पीने के कुछ ही देर बाद जमशेद को ऐसा लगा कि इसका सर भारी हो रहा है। वो पोटे डलने लगे। न चाहते हुए भी इस पर नींद का गलबा हो रहा था। इसने देखा शकराल भी नीम गुनूदगी से इसकी तरफ देख रहा था। सोमर खान और इसके आदमी गहरी नजरों से इन दोनों की तरफ देख रहे थे। इसके डूबते दिन में अचानक ही यह ख्याल उभरा कि बगोता कबीले ने इनके साथ कोई साजिश की है। इनको ज़बरदस्ती सुला के वो कोई खेल खेल रहे हैं। क्या ये खेल हिना के लिए खेला जा रहा था? अपनी बंद होती हुई आंखों से जमशेद ने हर दफ़ा देखा कि सोमर खान के आदमी लपक कर इनकी तरफ आए थे और इन्हें टटोल रहे थे, जोर जोर से कुछ बोल रहे थे। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं, वो सो गया था या फिर बेहोश हो गया था। वो होश में आ रही थी। इसके जहन से अंधेरा छट रहा था। निगाहों के सामने भी चीज़ें वाज़ेह हो रही थी। इसने सर घुमा के देखा। नज़र के सामने दूर तक कहीं सब्जा और कहीं खुश्क पहाड़ थे। करीब ही एक टीला था जिस पे एक शख्स बंदूक हाथ में लिए रुख दूसरी तरफ किए खड़ा था। हिना ने धीरे धीरे सर घुमाकर दूसरी तरफ देखा। कुछ फासले पर 2 औरतें दिखाई दी। वो दोनों करीब करीब सर जोड़े बैठी थी। इसे होश में आता देखकर इसकी तरफ देख रही थी। वो दोनों सरदारनी समोरा और तकाशा थी। इससे कुछ फासले पर कादावर शख्स और इसका साथी बैठे हुए थे। इन्हें देखकर हिना को कोठरी में गुजारी हुई रात याद आ रही थी। इसके साथ ही इसके सर में शदीद दर्द की टीसें उठी। इसने हैरत से सोचा, वो तो कोठरी में मौजूद थी। बगोता कबीले की इन ख़वातीन के साथ चाय पी रही थी। चाय पीते हुए वो कब होशो हवास से बेगाना हुई, इसे कुछ याद नहीं था। इस वक्त दिन निकल आया था। ये जगह भी रात वाली नहीं थी। दूर तक कोई कोठरी नजर नहीं आ रही थी। वो हैरानी और परेशानी से सोचने लगी। इस दौरान दोनों ख़वातीन इसके करीब आई और खामोशी से उसे घूरने लगी। हिना ने इस्तरारी लहजे में पूछा, हम तो चरवाहों की कोठरी में थे, ये अचानक यहाँ कैसे आ गए? ये कौन सी जगह है? सरदारनी समोरा बारी लहजे में बोली, तुम महफूज जगह हो, हम तुम्हें लेकर आए हैं। वो हैरत से बोली, मुझे तुम किधर लेकर जा रही हो? जमशेद कहाँ चला गया? जवान औरत तकाशा नागवारी से बोली, लानत भेजो जमशेद पर, हमने तुम्हें इससे निजात दिलाई है। अब हमेशा हमेशा के लिए तुम इस जुल्म से महफूज हो गई हो।
मगर हम किधर जा रहे हैं? क्या मुझे वापस मेरा गांव छोड़ दोगे? तकाशा बेनियाजी से बोली, अब तुम्हारी मंजिल तुम्हारी गांव नहीं, हमारा कबीला है। यूँ समझ लो तुम बगोता कबीले की खुसूसी मेहमान हो। इसे इत्मीनान नहीं हो रहा था। वो बेचैनी से बोली, मैं तुम्हारा एहसान मानती हूँ कि इस जालिम की शर से मुझे बचाया है, लेकिन क्या अपने कबीले में ले जाकर मेरे घर वालों को इतला दोगे? सरदार ने समोरा, लड़की आइंदा के बारे में बाद में फैसला करेंगे। अभी तो शुक्र अदा करो कि तुम्हें उस शैतान से निजात हासिल हुई। इस उम्र रसीदा सरदारनी की आंखें, इसका लबो लहजा भी ऐसा रौबदार था कि वह सहम गई। बिखरी बिखरी आवाज़ में बोली, ये मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। जमशेद किधर है? इसके साथ क्या हुआ है? जमशेद और इसका साथी बेहोशी की हालत में वहाँ पड़े होंगे। बहुत मुमकिन है इस वक्त तक किसी चौराहे ने इन्हें कोठरी से बाहर निकाला हो। वो बेसुकूनी से बोली, जमशेद को मेरी गैर मौजूदगी का इल्म हुआ तो वह खामोश नहीं बैठेगा, बगोता कबीले तक मेरा पीछा करेगा। तुम इसकी फिक्र मत करो। अव्वल तो हमारे कबीले का रास्ता ऐसा मुश्किल है कि वो पहुंच ही नहीं सकेगा। अगर किसी तरह यहाँ आया भी तो तुम तक पहुंचना इसके बस की बात नहीं। बगोता कबीले का बच्चा बच्चा बहादुर और जंगजू है। वो पूरी फौज लेकर भी आए तो तुम्हें हासिल नहीं कर सकेगा। हिना को समझ नहीं आ रहा था जमशेद से निजात हासिल करने पर वो होश हो जाए या फिर एक अनजान कबीले के पुरस्कार माहौल में जाने पर परेशान हो जाए। रात कोठरी में जितनी देर इन औरतों के साथ वो बातें करती रही, इससे वो समझ गई कि ये औरतें जो दिखाई दे रही हैं असल में वो है नहीं। इनकी हकीकत एक असरार के पर्दे में छुपी हुई थी। इनकी आंखें इनकी जुबान का साथ नहीं देती थी। इनकी आंखों में नरमी भी थी और सफाकी भी, चट्टानों की सी सख्ती भी और पहाड़ी नालों जैसी तंदुही भी। इससे ज़्यादा परेशानी इस बात पर हो रही थी कि उन्होंने इसे बेहोश क्यों किया। इसे जमशेद से निजात दिलाने का इरादा किया था तो रात को क्यों ना बताया? वो खुद भी ऐसा चाहती। इनके फैसले पर मज़ाहिम ना होती फिर इसे बेहोशी की चाय पिलाने की क्या वजह थी? क्या इनकी नीयत में फतूर आ गया था? गोता कबीले के ये लोग इसके खिलाफ क्या कोई गहरी साजिश चल रहे थे? जमशेद को होश आया तो पहला तासुर अंधेरे का था। इसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। इसकी नज़रों के सामने तारीकी थी, लेकिन दरवाजे की दर्जों में छीन छीन कर रोशनी की लकीरें इसके चेहरे में उतर रही थी। इसमें ज़रा सी रोशनी का एहसास पैदा कर रही थी। इस अंधेरे से बाहर एक रोशनदान होने की खबर दे रही थी। इस वक्त इसके हवास ने बताया कि इसके हाथ और पाँव भी किसी रस्सी से बंधे हुए हैं। इसने हैरानी और परेशानी से गुजरे हुए लम्हों के बारे में सोचा। अचानक ही इसे याद आया कि वो चौराहों की कोठरी में बैठा था। बगोता कबीले के आदमियों ने इसे चाय ला कर दी, जिसे पीने के बाद वो और इसका साथी शकराल बेहोश हो गए थे। शकराल की याद आते इसने गौर से देखा। रोशनी इतनी कम थी कि कोठरी वाज़ेह नहीं नजर आ रही थी, इसलिए शकराल भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसने ज़ोर ज़ोर से शकराल को आवाज़ें दी, लेकिन इस तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वो मायूस होकर घसीटता हुआ कोठरी के दरवाजे तक आया। दोनों हाथ सामने की तरफ बंधे हुए थे। इसने इन बंधे हुए हाथों से टटोल टटोल कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसे एहसास हुआ कोठरी का दरवाज़ा बाहर से बंद था। इसने बंधे हाथों से इस छोटे से दरवाजे को जोर लगाकर थपथपाया, साथ ही बुलंद आवाज़ में पुकारने लगा। बहुत देर तक इसने ऐसा किया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा ना खोला। वो मायूसी और गुस्से से गालियां देने लगा। बगोता कबीले के सोमर खान और इसके साथियों का नाम लेकर बुरा भला कहने लगा। इन्हें खतरनाक नताइज की धमकियां देने लगा। इस दौरान शकराल भी होश में आ गया। वो कोठरी के तारीक कोने से घसीटता हुआ दरवाजे के पास आया। इसके भी हाथ पांव बंधे हुए थे। वो दोनों मिलकर कोठरी के छोटे से दरवाजे को कंधे से जरबे मारने लगे। चरवाहों की वो कोठरी भी कच्ची थी। इसका दरवाज़ा भी तख्ते जोड़कर बनाया गया था। बाहर से इसकी कुंडी भी आम सी थी। कुछ ही देर में वो दोनों दरवाजे की कुंडी तोड़ने में कामयाब हो गए। खुले दरवाजे के बाहर वो वसी डलवानी मैदान था, जिसमें दूर दूर तक सब्जे की हरियाली थी। करीब करीब चंद दरख्त थे। बहुत फासले पर ऊंचे पहाड़ थे, जिनकी चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी। कोठरी के सामने इस खुले मैदान में बहुत सी बकरियां और चंद गायें चरते हुए नजर आ रही थी, और इसके साथ कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। जमशेद ने सर घुमाकर इस कोठरी की तरफ देखा, जिसमें रात के वक्त हिना मौजूद थे। इसका दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। इसके दिल में एकदम हजार वसवसे शोर मचाने लगे। इसके साथ जो कुछ हुआ है, इसके पेश नज़र हिना भी किसी गैर मामूली हादसे का शिकार हुई होगी। क्या बगोता कबीले वालों ने इसे अगवा कर लिया है? क्या इसने कबीले वालों के साथ मिलकर इसे धोखा दिया है? ये ख्याल पैदा होते ही इसके दिलो दिमाग में जैसे भूचाल बर्पा हो गया। इसने पलटकर खुले दरवाजे की रोशनी में इस जगह की तरफ देखा जहां से उन्होंने अपने हथियार रखे थे। इसका दिल धक से रह गया। इन दोनों की बंदूकें मौजूद नहीं थी। मजीद सितम यह हुआ कि इनकी बगलों के साथ रिवाल्वर भी बंधे हुए थे, लेकिन इस वक्त वो दोनों इनसे भी महरूम हो गए थे। जमशेद का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। वो गुर्रा रहा था, चीख चीख कर गालियां दे रहा था। इस दौरान वो बंधे हुए हाथ पांव के साथ लुढ़कते हुए कोठरी से बाहर आए। इस वक्त इन्हें दूर से एक शख्स हच्चर पर सवार इनकी तरफ आता दिखाई दिया। वो करीब आया तो रात वाला चरवाहा था। इन्हें देखकर हच्चर से उतरा। इसका चेहरा बिल्कुल सुपार था, ऐसा लगता था यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। जमशेद ने चिल्लाकर कहा, वो बगोता कबीले का शैतान की तरह है। वो हमें बेहोश करके हमारे हथियार भी ले गया है। वो उदेड़ उमर चरवाहा संजीदगी से बोला, तुम अपने हथियार की फिक्र कर रहे हो? उन्होंने तुम्हारी औरत भी उठा ली है और इसे बेहोश करके अपने साथ ले गए हैं। जमशेद गुस्से से कांपते हुए इन्हें गाली देते हुए बोला, मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जंगल के आखिरी दरख्त
तक पहाड़ के आखिरी पत्थर तक इनका पीछा करूंगा। इस दौरान चरवाहा इनके बंदे हाथ पैर रस्सी से खोलने लगा। इसने कहा, तुम बहुत गुस्से में हो। ऐसा होना कुछ तज्जुब की बात नहीं, लेकिन बगोता कबीले से अपनी औरत को छुड़ाना आसान नहीं। जमशेद गुस्से से कपाती आवाज में बोला, इनको तो मैं देख लूंगा। तुम्हारी मौजूदगी में हमारे साथ ऐसा सलूक हुआ है, तुम्हारा भी इसमें किरदार हो सकता है। पहले तुमसे हिसाब लूंगा। चरवाहा सपाट लहजे में बोला, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बहुत मजबूर था। बगोता कबीले के लोग बहुत ताकतवर हैं। रात ही उन्होंने मुझे बंदूक के जोर पर खामोश कराया। तुम दोनों की चाय में बेहोशी की दवा मिलाई, फिर तुम्हें बांधकर कोठरी में बंद कर दिया। मुझे धमकी दी कि अगले दिन शाम तक दरवाजा खोलकर इन्हें आजाद कर देना, वरना जान से मार डालेंगे। इसलिए मैं डर गया। इस बस्ती में तुम अकेले रहते हो, तुम्हारे सिवा हमें कोई नजर नहीं आया। जी हाँ, मैं अकेला रहता हूँ। ये जगह हमारे मवेशियों के लिए है। यहाँ पानी मौजूद नहीं है, इसलिए हमारी बस्ती के लोग यहाँ से कुछ फासले पर एक झील के साथ रहते हैं। वहाँ फसलें भी काश्त करते हैं। नशेब में होने की वजह से मौसम भी ज्यादा ठंडा नहीं होता। वो मेरी बीवी को लेकर कहाँ गए हैं? किसी की औरत को उठा ले जाने का इंजाम क्या होता है वो जानते नहीं क्या? इसने तड़क कर कहा, वो अपने कबीले में ही गए हैं। इन्हें अपनी ताकत पर इतना गुरूर है कि इंजाम की परवाह नहीं करते। वो हर मौसम में हमसे जबरदस्ती मवेशी ले जाते हैं। वो इसे अपना हक समझते हैं, इनकार सुनते ही नहीं। हम में रोकने की ताकत नहीं। जमशेद गुस्से से बोला, मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अपना गुरूर भूल जाएंगे। तुम ये बताओ किस वक्त वो कहाँ पहुंचे होंगे? क्या मैं इन्हें पकड़ सकता हूँ? चरवाहा बोला, तुम जज्बाती होकर फैसला मत करो। तुम अपने इस अकेले साथी के साथ इनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो तुम्हारे घोड़े भी लेके हैं, तुम्हारे पास हथियार भी मौजूद नहीं। ऐसे में तुम खुद को खतरे में डालोगे। वो इस वक्त अपने कबीले के करीब पहुंच चुके होंगे। तुम क्या समझते हो मैं खामोश होकर बैठा रहूंगा? मौत के खौफ से अपनी इज्जत उनके हवाले कर दूंगा? ऐसा मुमकिन नहीं। चाहे कुछ भी हो, हम इनके पीछे जाएंगे। चरवाहा इसे समझाते हुए बोला, इसका कुछ फायदा नहीं होगा। मेरी मानो, तुम अपने साथी के साथ वापस जाओ, अपनी कौम से मदद हासिल करो, फिर अपनी औरत की फिक्र करो, वरना मुफ्त में औरत भी जाएगी और तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। जमशेद ने कुछ ठंडे दिमाग से सोचा तो चरवाहे की बात इससे माकूल लगी। हाल ही हाथ वो हिना को इन ताकतवर वैश्यों से छुड़ा नहीं सकता था। वैसे भी हिना इसकी मोहब्बत नहीं थी, इससे कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं था। उल्टा इसकी सरकशी की वजह से नफरत और गुस्सा था। महज गैरत में आकर इसने हिना को अगवा किया था। वो जानता था कि कोहस्तान पहुंचकर वो खुशी से इसकी बीवी नहीं बनेगी। इसे सुहाग की सीज पर लाने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इसने सोचा था कि अगर हिना ने कोहस्तान पहुंचकर कोई मसला पैदा किया तो इसे मलक अमीन शेर के हवाले कर देगा। इसके बदले कोई बड़ा फायदा हासिल कर लेगा। अब बगोता कबीले वालों ने खुद इसे अगवा किया तो वक्ती इश्तिगाल और उबाल पैदा हुआ, मगर ताकुब के दरपेश खतरात का सुनकर इसने खुद को ठंडा कर लिया। चरवाहे की बात इसे माकूल लगी कि जज्बाती बनकर पीछा किया तो हिना भी नहीं मिलेगी और अपनी जान से हाथ धोना पड़ेंगे। इसने शकराल से कहा, इसकी बात मुनासिब लगती है। हम हाली हाथ हैं, घोड़े भी नहीं हैं। ऐसे में बगोता कबीले वालों का मुकाबला नहीं कर सकते। हम सीधा कोहस्तान जाएंगे, मलक अमीन शेर से मदद लेकर वापस आ जाएंगे। चरवाहे ने कहा, तुम वापस इसी जगह आ जाओ, मैं इन वादियों में तुम्हें कहीं भी मिलूंगा, फिर बगोता कबीले का रास्ता बताऊंगा। चरवाहे ने इन्हें कोहस्तान के रास्ते में रहनुमाई की। इनके लिए पानी और रास्ते में खुराक भी साथ बांध दी। इनके पास घोड़े नहीं थे, इसलिए अब एक दिन का सफर 2 दिन तक फैल गया था। आगे दियामिर तक इनके 2 मजीद दिन लगने वाले थे। दियामिर पहुंचकर इन्हें गाड़ी मिल जाती, फिर वो कराकरम हाईवे के जरिए कोहिस्तान पहुंच जाते। 2 दिन के बाद नंबरदार और सुलेमान कोहिस्तान पहुंच गए। बकरवाल कबीले से आगे नाले के पास जमशेद का ताकुब खत्म करके वो वापस हो गए। एक दिन वो थलचून में रहे, अगली सुबह कोहिस्तान के लिए रवाना हो गए। थलचून में हिना के अगवा की खबर फैल गई। खेतों और गलियों में दबी दबी सरगोशियों में इस वाक़े पर तबसरे होने लगे। अक्सर लोग जमशेद को लान तान कर रहे थे। चंद एक नौजवान ऐसे भी थे जो जमशेद की इस हरकत को सराह रहे थे, इसकी गैरतमंदी और बहादुरी को मिसाल के तौर पर बयान कर रहे थे। कोनो खुदरों में दबी बातें सार उठाने लगी। नंबरदार अनायत ने रवायात से रूगर्दानी की थी। पहले तयशुदा रिश्ता खत्म करके उसे शहर के अफसर से अपनी बेटी ब्याही थी। इसकी सज़ा यही होनी चाहिए थी। जमशेद ने अपना हक छीना है, बुरा नहीं किया। ये सारी बातें वो नज़रअंदाज करके रवाना हो गए। कोहिस्तान में नंबरदार अनायत की जान पहचान के लोग थे। इनमें एक मास्टर शेर मोहम्मद था। वो दोनों इसी के घर में मेहमान बने थे। शेर मोहम्मद यहाँ के हाई स्कूल से रिटायर्ड हुआ था। पहली रात खाने के बाद वो अंगीठी के गिर्द बैठे गपशप कर रहे थे। शेर मोहम्मद का मकान ज़्यादा बड़ा नहीं था। डलवानी सी जगह पर दरख्तों के झुंड में 3 कमरों और एक छोटे से बरामदे पर मुश्तमिल था। इस वक्त कमरे में शेर मोहम्मद के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। नंबरदार अनायत ने इधर उधर की बातें करने के बाद कहा, शेर मोहम्मद मेरे भाई, हम एक मुसीबत में पड़ गए हैं। मेरे अपने भतीजे ने मेरी इज्जत पामाल की है। अब रही से ही इज्जत बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, इसलिए हम समराल आए हैं। शेर मोहम्मद ने चौंकते हुए कहा, आप किस मुसीबत की बात कर रहे हैं नंबरदार साहब? आपके भतीजे ने ऐसा क्या किया है? नंबरदार अनायत ने इसे तफसील से सारी बात बता दी। शेर मोहम्मद पूरी बात सुनकर बड़ी देर गहरी सोच में डूबा रहा। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, नंबरदार साहब, आपकी बेटी के साथ जुल्म हुआ है। जमशेद जैसे बदबख्त को इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मलक अमीन शेर के पनाह गाह में जाने के बाद ये बहुत मुश्किल होगा। कोई भी कानून, कोई भी रवाज उसे दबाव में लाने से कासिर है। यूँ समझ ले, कोहिस्तान के इस छोटे से इलाके का वो बेताज बादशाह है।
सलमान जोश से बोला, मलक अमीन शेर जितना भी ताकतवर हो वो कानून से बालातर नहीं। हम इसके खिलाफ कानून का डंडा इस्तेमाल करेंगे। अगर थाना कचहरी से बात नहीं बनी तो मैं खुद अपने बलबूते पर हिना को छुड़ाने की कोशिश करूंगा। शेर मोहम्मद ने कुछ सोचते हुए कहा, मलक अमीन से निपटने का मामला बात का है। फिलहाल ये मालूम करना है कि जमशेद लड़की को लेकर यहाँ आया है या नहीं। इसके बाद ही आगे की सूरत हाल पर गौर करेंगे। नंबरदार अनायत ने कहा, हमारे अंदाजे के मुताबिक कल या परसों तक वो यहाँ पहुँच जाएगा। क्या मलक अमीन शेर के आसपास की चीज़ों की खबर लेने के लिए तुम्हारी नज़र में कोई बंदा मौजूद है? वो बोला, मलक अमीन शेर की हवेली यहाँ से कुछ फासले पर एक बुलंद टीले पर वाक़ है। बुलंद फसीलों के अंदर इसकी एक अपनी ही दुनिया आबाद है। आप फिक्र मत करें, मेरे बहुत से शागिर्द हैं, उनमें से किसी से काम ले लूंगा। नंबरदार अनायत ने तशवीश से कहा, इसकी हवेली में पहरेदार भी होंगे, हम इनसे कैसे निपट सकते हैं? जाहिर है आमने सामने की लड़ाई मुमकिन नहीं, क्योंकि मलक अमीन शेर के पास जंगजुओं की एक बड़ी तादाद मौजूद है। मास्टर शेर मोहम्मद ने कहा, इन इलाकों में इज्जत और शोहरत कमाने के लिए दौलत दोस्त भी लाजमी समझी जाती है, इसलिए जांबाज की एक पूरी फौज अपने साथ रखते हैं। मलक अमीन दौलत कमाने के लिए लकड़ी और कीमती पत्थर की स्मगलिंग करता है, लाखों से आगे करोड़ों में खेलता है। अपनी दोस्त कायम करने के लिए 8-10 आदमियों को साथ रखता है। ये 8-10 बंदे पहले ही किसी और जुर्म में मतलूब होते हैं। इसकी पनाह में जाकर अपनी ज़िंदगी की लगाम इसके हाथ में दे देते हैं। सलमान अहमद कुछ सोचते हुए बोला, जमशेद अगर हिना को लेकर हवेली पहुंच गया तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। हमें इसकी आमद का इल्म होना चाहिए ताकि हवेली में दाखिल होने से पहले हिना को छुड़ाने की कोशिश करें। मास्टर शेर मोहम्मद ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। जमशेद को यहाँ दाखिल होते घेर लेना है, इसलिए ज़रूरी है कि इसकी आमद का इल्म हो। सलमान अहमद बोला, यहाँ आते हुए हमने देखा था शाहरा कुराकरम से यहाँ की तरफ एक ही रास्ता आता है। हम बड़ी सड़क से यहाँ 1 घंटे से कम वक्त में पहुँच गए थे। रास्ते में आबादी बहुत कम है, अक्सर जगह टीले और खुश्क पहाड़ है। हम ऐसी ही जगहों पर जमशेद पर वार कर सकते हैं। एक और जगह से भी एक कच्ची सड़क इस तरफ आती है, लेकिन इन दिनों सैलाब की वजह से वो टूट फूट का शिकार है। इस पर गाड़ियां नहीं चलती, पैदल चलने के लिए इस्तेमाल होती है। हम इस पर भी नज़र रखेंगे। नंबरदार अनायत ने कहा, ये दूसरा रास्ता इतना अहम नहीं। पहाड़ों से उतरकर उन्होंने गाड़ी पर ही सफ़र किया होगा, यहाँ पहुँचकर इस गाड़ी पर आएंगे, इसलिए हम बड़ी सड़क पर ही तवज्जो देंगे। नंबरदार साहब, मेरी दुआएं, मेरा तावन आपके साथ है। आपकी बेटी को इन शैतानों से निजात दिलाना एक अजीम फ़र्ज समझता हूँ। आप दोनों एहतियात से काम लें। वो तीनों सर जोड़कर आने वाले हालात के बारे में लाहे अमल तय करने लगे। इन्हें मालूम नहीं था कि जिसे बाजियाब कराने के लिए वो जमशेद के खिलाफ मनसूबा बना रहे हैं, अब वो इसके हाथ से निकल गई थी। एक अनजाने और पुरस्कार कबीले के बज़ाहिर हमदर्द नज़र आने वाले लोगों के साथ एक नामानुस मंजिल की तरफ जा रही थी।